नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो हाल ही के दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहा है। ये हमारे करेंट अफेयर्स की दृष्टिकोण के साथ साथ हमारे पॉलिटी के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो हम लोग भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे तथा सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था और इसमें कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं तथा इनका कार्य क्या क्या होता है, इनके बारे में हम लोग सब जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का विकास किस तरह से हुआ था, उनका गठन किस तरह से हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट का विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, कब 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। ठीक है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे, और अन्य न्यायाधीश का नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए आप लोग कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे और अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। ठीक है, इसके बाद में कलकत्ता के बाद में मद्रास में हाई कोर्ट का गठन किया गया था और बॉम्बे में 1823 में। मद्रास में कब किया गया था सुप्रीम कोर्ट का? सॉरी, हम हाई कोर्ट बोल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था, उसके बाद में मद्रास में 1800 ईस्वी में, उसके बाद में बम्बई में 1823 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। ठीक है, अब इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 क्या है कि अलग अलग प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अलग अलग प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के तहत? तो इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, तीनों सुप्रीम कोर्ट्स को समाप्त कर दिया गया था। इंडिया हाई कोर्ट एक्ट के तहत में तीनों सुप्रीम कोर्ट जो भी था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, उसको क्या किया था? उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला था कि भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव भी हमारे संविधान में काफ़ी है। भारत शासन अधिनियम का, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत में। यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई भी करता था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील की सुनवाई भी करता था। और भारत का संविधान, अब देखिए 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये तो रहा हमारे गठन से संबंधित बातें। अब देखिए कि 75 वर्ष पूरे हुए हैं हाल ही में और ये सुर्खियों में क्यों रहा है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को, कब? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी द्वारा 28 जनवरी को दिल्ली में, कहाँ? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सभागार में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया गया था। डायमंड जुबली किसको बोलते हैं? जब 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसको डायमंड जुबली बोलते हैं। एक बार आप लोग फिर से ध्यान दे दीजिएगा, 75 वर्ष किसी संस्था के होते हैं तो वो क्या होते हैं? रजत जयंती बोलते हैं। 25 वर्ष जो होते हैं तो रजत जयंती बोलते हैं। 50 वर्ष होते हैं उसको स्वर्ण जयंती बोलते हैं। ठीक है, और 60 वर्ष जो पूरा होता है उसको, 60 वर्ष को क्या बोलते हैं? हीरक जयंती बोलते हैं। और 75 वर्ष को प्लेटिनम जयंती बोलते हैं। 100 वर्ष को शताब्दी जयंती और 1000 वर्ष को सहस्त्राब्दी वर्ष बोलते हैं। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए कि 25 वर्ष किसी संस्था या किसी भी संगठन का पूरा होता है तो उसको रजत जयंती बोलते हैं। 50 वर्ष पूरा होता है उसको स्वर्ण जयंती बोलते हैं। और 60 वर्ष पूरा होता है उसको हीरक जयंती बोलते हैं। और 75 वर्ष पूरा होता है इसको प्लेटिनम जयंती बोलते हैं। और 100 वर्ष पूरा होता है उसको शताब्दी जयंती बोलते हैं, शताब्दी वर्ष बोलते हैं। और 1000 वर्ष पूरे होते हैं उसको सहस्त्राब्दी वर्ष बोलते हैं। ये आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको आप लोग एक बार ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अन्य संबंधित तथ्य क्या है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित पहलों की क्या की? शुरुआत की है। अब देखिए कि कौन कौन से पहलों की शुरुआत किए हैं। पहला पहल क्या है कि डिजिटल सुप्रीम कोर्ट ई रिपोर्ट्स। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट क्या है कि यह पहल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देश के आम नागरिकों तक निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में क्या कराएगा? उपलब्ध कराया जाएगा डिजिटल के माध्यम से। ठीक है,
अगला है कि डिजिटल कोर्ट्स 2.0। डिजिटल कोर्ट्स 2.0 यह एप्लीकेशन जो है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक ई का मतलब क्या हुआ, ई कोर्ट्स का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इसके तहत शुरू की गई एक नई पहल है। ठीक है, डिजिटल कोर्ट्स 2.0। इसके तहत जिला न्यायालयों के जजों को कोर्ट के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत क्या है, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 के तहत क्या है, न्यायालय के जज को, जिला न्यायालय के जजों को कोर्ट के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में क्या होगा, उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट जो है 2013 में शुरू किया गया था। आपसे परीक्षाओं में यही पूछ देगा कि ई कोर्ट्स प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, तो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत की अदालती प्रणाली को डिजिटल बना करके न्याय तक पहुंच में सुधार करके इस प्रणाली को आधुनिक बनाना। ठीक है, आजकल तो डिजिटल का ज़माना चल गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पीछे क्यों रहेंगे। ठीक, अब चलिए कि सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट क्या है। सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट क्या है कि नई वेबसाइट जो है ना वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होगा। साथ ही साथ इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ फिर से डिजाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट जो है किस किस भाषा में किया गया है, तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में संबंधों पर एक नज़र डालते हैं। संविधान के भाग 4 में, किसमें, भाग 4 में अनुच्छेद 50 के तहत, ये अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 50 के तहत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाया गया है। प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 50 के तहत। ठीक है, हालांकि संविधान के लागू होने के बाद से न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों के अतिक्रमण के कारण इनके बीच संघर्ष देखा गया है। ठीक है, अब आइए कि आगे क्या है कि 1947 से 1964 के बीच में क्या क्या हुआ है। ये तो संपत्ति के अधिकार के मुद्दे पर टकराव शुरू हुआ है। ठीक है, अगला है कि कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद। इस वाद में क्या कहा गया है भाई, तो इस वाद के कारण केंद्र सरकार जो है पहला संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आई थी। पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वाद में आया था, तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप इसको ध्यान दें, इसको याद रखें। पहला संविधान संशोधन आया था जिसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद में है, उसके अगला क्या है कि राजनीतिक वर्ग यानी कि कार्यपालिका ने संविधान में संशोधनों के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 1965 से 1993 के बीच में क्या हुआ। तो 1965 से 1993 के बीच में संविधान में बार बार संशोधन करने के कारण सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। अगला है कि गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद आदि ने सुप्रीम कोर्ट का प्रभुत्व स्थापित करना पड़ा। ठीक है, अगला है कि हालांकि सरकार ने 24वां और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर दिया। ठीक है, 24वां और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो 24वां और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला है कि एडीएम जबलपुरवाद और मिनर्वा मिल्सवाद 1980। एडीएम जबलपुरवाद और मिनर्वा मिल्सवाद 1980 ने पुनः सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता स्थापित कर दी थी। ठीक है, आगे 1993 से 2018 में क्या क्या है कि थ्री जजेज केस ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि बना दिया था। थ्री जजेज केस जो था इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि बना दिया था। कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेंगे वही क्या होगा, वो सर्वमान्य होगा। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एनजेएससी, ठीक है, इस एनजेएससी कानून लाया गया। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एनजेएससी कानून लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया था, खारिज कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार, किसके अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से कम नहीं होनी चाहिए। अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी से कम नहीं होनी चाहिए? 7 से कम नहीं होनी चाहिए, जब तक कि संसद कानून के माध्यम से इसे अधिक निर्धारित ना कर दे। जब तक कि संसद कानून के माध्यम से इससे अधिक संख्या निर्धारित नहीं कर दे। अब यहाँ पे प्रश्न आपको दिखना चाहिए कि हमको सीधे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ आपको प्रश्न दिखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि या कमी कौन कर सकता है, उसका अधिकार किनको है? तो संसद को है, ना कि राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री, अन्य को नहीं है। संसद जो है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश कौन से है? 50वें मुख्य न्यायाधीश है डी वाई चंद्रचूड़ जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश है, तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। कुल मिलाकर करके 33+1 जो है, ठीक है, 33+1 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का क्या किया गया है? उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आगे है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो अपील का उच्चतम न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम अपीलीय न्यायालय है। इसे भारत का शीर्ष न्यायालय और यहाँ तक कि न्याय का अंतिम उपाय भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो भी आपका निर्णय दे देगा उस निर्णय को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ के अगर हाई कोर्ट में कोई आपका केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, आप वहाँ से संतुष्ट नहीं होते तो वहाँ से क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी मामला आएगा वो सर्वोपरि होगा और वो अंतिम होगा। ठीक है, उससे ऊपर कोई नहीं है। जब भारत के नागरिक संबंधित हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो वे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं, जैसा कि अभी हमने बता दिया है। अगला क्या है कि सलाहकारी अधिकार क्षेत्र क्या है भाई? तो संविधान के अनुच्छेद 143 में कहा गया है, किसमें? 143 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति कानून से संबंधित प्रश्न पर, किस पे? कानून से संबंधित प्रश्न पर। कौन? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में? 143 अनुच्छेद में। लोक महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मांगा जाता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत मांगा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है कि संघीय विवादों का न्याय निर्णय करना। अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट संघ और राज्य या राज्यों के मध्य, सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 131 के तहत संघ और राज्य यानी कि स्टेट या यूटी या फिर राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच में, अलग अलग राज्यों के बीच में विवादों का समाधान भी करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है 131 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 131 के तहत करता है, दो राज्यों या दो यूटियों के बीच के विवाद। ठीक है, अगला है कि न्यायिक समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग कानूनों और न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा करता है कि वे संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगला है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 के तहत। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रीट या आदेश जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में किसके तहत जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जा सकता है। 5 प्रकार के रीट होते हैं और 226 के तहत उच्च हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अगला है कि जनहित याचिका। कोर्ट स्वयं या लोकहित के मामलों की सुनवाई कर सकता है। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी निर्णय करता है, स्वयं भी कार्य करता है, स्वतः संज्ञान से मामलों की सुनवाई भी कर सकता है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूद चुनौतियाँ। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौतियाँ क्या है? तो लंबित मामलों में बहुत अधिक संख्या। 2023 तक, कब तक? 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार केवल सुप्रीम कोर्ट में 80,439 से अधिक मामले क्या है? लंबित हैं। न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। यह बहस नीति निर्धारण और शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की उचित भूमिका के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। ठीक है, अगला क्या है कि अंकल जज सिंड्रोम। ये क्या होता है भाई? अंकल जज सिंड्रोम भारत के विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में
न्यायाधीशों की नियुक्ति में संभावित पक्षपात के बारे में चिंता प्रकट की गई थी। ठीक है, अंकल जज सिंड्रोम में भारत की विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट में भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में संभावित पक्षपात के बारे में चिंता प्रकट की गई थी। इससे न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। ठीक है, अगला क्या है कि न्यायपालिका कार्यपालिका संघर्ष। न्यायपालिका और कार्यपालिका का संघर्ष क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ता टकराव भी एक प्रमुख चुनौती है। न्यायिक नियुक्तियों में देरी, न्याय की अधिकरणवाद, कोविड-19 के दौरान कार्यपालिका की सार्वजनिक आलोचना आदि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में मौजूद मतभेद प्रकट हो रहा है। अगला है कि न्याय का अधिग्रहण। न्याय का अधिकरणवाद, अधिकरणों का गठन करके नियमित न्यायालयों की शक्तियों को कम करना। ठीक है, न्याय का अधिकरणवाद, अधिकरणों का गठन करके नियमित न्यायालयों की शक्तियों को कम करना। अगला है जनता की धारणा और विश्वास। पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दे को लेकर के न्यायपालिका के प्रति जनता की धारणा बहुत ही सकारात्मक नहीं है। आगे की राह क्या है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो केस प्रबंधन और तकनीक। केस प्रबंधन प्रणाली को लागू करने और ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वर्चुअल हियरिंग के लिए तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। इससे संचित कार्यभार को कम करने तथा दक्षता में सुधार करने में भी क्या हो सकती है? मदद मिल सकती है। अगला क्या है कि न्यायिक सुधार क्या है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना होगा और संरचना में सुधार और रिक्तियों को तुरंत भरने जैसे न्यायिक सुधारों को लागू करना चाहिए। इससे लंबित मामलों में संचित कार्यभार को कम करने और समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने में क्या मिल सकती है? सहायता मिल सकती है। अगला है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या लाना चाहिए? पारदर्शिता लाना चाहिए। वैसे तो किसी भी कार्य में पारदर्शिता होना चाहिए। निर्णय को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना चाहिए। इससे न्यायपालिका पर जनता का विश्वास आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगला है कि न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाना। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या सरकार की अन्य शाखाओं के अनुचित प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। इससे न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। तो चलिए, आज हम लोग इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किए हैं। एक दो बार वीडियो आप लोग और देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।